डॉक्टर भुवनेश्वर द्विवेदी। डॉक्टर भुवनेश्वर द्विवेदी प्रयागराज जनपद के पूरा पांडेय नामक गांव के निवासी एवं हिंदी साहित्य के यशस्वी साहित्यकार तथा प्राध्यापक हैं। उन्होंने अपने सृजन कौशल के बल पर हिंदी की अस्मिता को वर्धित किया है। द्विवेदी जी के 43 शोध पत्र, आलेख तथा कई आलोचनात्मक आलेख विविध पत्रिकाओं एवं पुस्तकों में प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने 4 काव्य संग्रह, अनुभूति का पाथेय, उल्टा पलटा, मनमानी, वक्त के पथरीले पथ का प्रणयन किया है, जो प्रकाशित हो चुके हैं। एक शोध ग्रंथ डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, नवगीत सृजन एवं स्वरूप, एक निबंध संग्रह आडंबरी भव तथा एक आलोचना ग्रंथ शोधालेख भी प्रकाशित हो चुकी हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम में हिंदी माइनर के स्नातक, प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए आपने भारतीय मानक हिंदी संरचना एवं अनुप्रयोग नामक पुस्तक का भी प्रणयन किया। यह पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं। कुल मिलाकर आपकी 8 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। द्विवेदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर 45 संगोष्ठियों में प्रतिभाग करते हुए शोधालेख प्रस्तुत किया है। साथ ही कई संगोष्ठियों का संचालन भी उनके द्वारा किया गया है। देश के विभिन्न भागों, जनपदों में द्विवेदी जी का व्याख्यान होता रहता है। उन्होंने लगभग 350 ऑनलाइन संगोष्ठियों एवं वेबिनारों में भी सहभागिता एवं संचालन किया है। वे कई साहित्यिक संस्थाओं में सदस्य भी हैं। वे जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृत परिषद, भोपाल की चौमासा पत्रिका के आजीवन सदस्य हैं। लोक साहित्य एवं घुमंतु समुदाय से संबंधित तथ्यों पर उनके आलेख एवं वक्तव्य होते रहते हैं। बुक ऑडियो से उनकी तितिछा नामक काव्य संकलन एवं रामराज की शादी नामक कहानी प्रसारित हो चुकी है। संप्रति वे हिंदी भाषा साहित्य के प्राध्यापक हैं। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर भुवनेश्वर द्विवेदी द्वारा लिखित कहानी उसका जीवन, मेरे यानी नेहा के साथ, सिर्फ बुक ऑडियो पर। उसका जीवन। कुछ उधेड़ बुन में वह रोटी बेलता और सेंकता जा रहा था। आज वह अपनी जिंदगी से कई तरह के सवाल जवाब कर रहा था। वह अपनी अंतर चेतना में जाकर अपनी जीवन गाथा को सुना रहा था। कह रहा था, किस प्रकार हो गया है जीवन मेरा। जब से बाबूजी का साया सिर से हटा है, तब से लगता है कि जैसे मैं इस पृथ्वी का इंसान ही नहीं हूँ। सब अपने आप में खोए हुए हैं। किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं रह गया है। मतलब भी है तो सिर्फ मेरी कमाई से। सभी मेरा कुशल क्षेम पूछने की अपेक्षा यह पूछते हैं कि नौकरी चल रही है या नहीं। अगर मैं किसी को फ़ोन ना करूं तो कोई अपने से बात भी नहीं करना चाहता। कितने खुदगर्ज हैं लोग। जब बाबूजी थे तो लोग कितने अच्छे से बातचीत करते थे और मुझे भी किसी की परवाह नहीं होती थी। कभी मैंने यह नहीं जाना कि वे घर की जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे करते थे। भाई परदेश में रहते हैं, खर्च शायद वहीं से आता होगा। कभी किसी ने बाबूजी के सामने मुंह नहीं खोला। बाबूजी सभी के छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते थे, लेकिन हाय रे वक्त, बेवक्त उन्हें हमारे पास से दूर कर दिया। आज कहने को तो मेरे पास पूरा भरा परिवार है, लेकिन कोई भी किसी के दुख दर्द को जानना नहीं चाहता। बहुत सपने संजोए थे हमने कि पढ़ लिख कर बाबूजी और घर वालों का सहारा बनूंगा, और शायद सभी की इच्छा भी यही थी, लेकिन किसी की भी इच्छाओं पर खरा ना उतर सका। आज बेरोजगारी चरमोत्कर्ष पर है। शिक्षा व्यवस्था चरमराती जा रही है। सिफारिश और पैसे पर सरकारी नौकरी बिक रही है। आदर्शवाद का चोला पहने हुए नेता लोग लुभावनी आलाप रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुझ जैसे लोगों को कुछ मिलना अपने आप में बहुत बड़ा अचंभा है। प्राइवेट नौकरी में भी मारा मारी है। हर कोई एक दूसरे के टांग को खींचकर आगे बढ़ना चाहता है। इस प्रतिस्पर्धा में लड़कियां और स्त्रियां भी पीछे नहीं हैं। वे रंग रोगन और साजो सज्जा के बल पर कुछ सफलता भी प्राप्त कर लेती हैं, लेकिन हम कौन सा रंग रोगन और साजो सज्जा करें। बाजार भी उन्हीं के लिए ज़्यादा सजाया जाता है। उन्हीं के कपड़े लत्ते तरह तरह के फैशनदार ज़्यादा मिलते हैं।
और हमारा पुरुष वर्ग भी तो मनोविश्लेषणवाद का भूखा हो गया है। आज वह हर स्त्री को वासना की भूख से देखता है। यदि उसी में कोई भूखी स्त्री भी मिल जाए तो फिर क्या कहना। नियुक्ति में जो सम्मान इस वर्ग को मिलता है वह हमें शायद ही मिलता हो। हम तो इंसान के रूप में जन्म लेकर ही गलत किए हैं, वह भी ब्राह्मण कुल में, जो अपने में श्रेष्ठ कही जाती है, और सरकार इसी के श्रेष्ठता के चलते आरक्षण का लाभ प्रदान कर रही है, और अयोग्य व्यक्ति भी आरक्षण के बल पर वह पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले रहा है जिसका हकदार वह कभी नहीं होता। इस आरक्षण का लाभ भी उन्हें नहीं मिलता जिनको मिलना चाहिए, बल्कि उन्हें मिलता है जो प्रभु सत्ता संपन्न है। आज चारों ओर विलासिता की आग लगी है। समाज कहे जाने वाला अवयव धू धू करके जल रहा है। सबकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। कहने को तो देश विकास कर रहा है, लेकिन देश विकास कम यंत्र ज़्यादा बना रहा है। कृत्रिम साधु संतों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। अब यह भी एक धंधा हो गया है। इसमें भी अब प्रतिस्पर्धा होने लगी है। पीठाधीश्वरों का एक अपना अलग जमावड़ा है। उन्हें गरीब और भोले भाले इंसानों को वाग जाल में बांध लेना आता है। वैसे तो फाइलों पर देश शिक्षा के विकास में आगे दिखाई देता है, परंतु हकीकत में आज भी देश की ग्रामीण जनसंख्या अशिक्षित है। आज भी उनके अंदर वह परख नहीं जाग पाई है जिससे कि वे पहचान सकें कि उनके जीवन में हितैषी कौन है और जीवन को नुकसान पहुंचाने वाला कौन है। अंधी प्रतिस्पर्धा ने मनोबल को गिरा दिया है। उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के उड़ान ने सबको चकाचौंध कर दिया है। स्त्री पुरुष व्यापारी बनकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नफरत पनप रहा है। पाश्चात्य संस्कृति हावी हो रही है, अथवा यह कहा जाए कि हम पाश्चात्य संस्कृति के पूजक बन रहे हैं। उसकी विडंबना यह है कि वह दिखावा नहीं कर पाता और उसे संसार में ही मेहनत मजदूरी एवं यथार्थ पर चलने के हुनर सिखाए गए हैं। जब वह छोटा था तभी से उससे घर गृहस्थी से लेकर हर प्रकार के कठिन से कठिन कार्य कराए जाते रहे हैं। शिक्षा प्राप्त कराना तो उसके परिवार के लिए मात्र औपचारिकता थी, ताकि भविष्य में बेटा यह ना कह सके कि परिवार वालों ने पढ़ने लिखने का मौका नहीं दिया। उसका परिवार काफ़ी निर्धन था। परिवार में एक शर्त हमेशा यह थी कि अगर कोई बेटा पढ़ते वक्त एक बार भी फेल हुआ तो उसकी पढ़ाई बंद कर दी जाती थी। लेकिन विधि का विधान देखिए कि अपने परिवार में ना वह फेल हुआ और ना उसकी पढ़ाई बंद की गई। शायद पढ़ाई बंद हो गई होती तो ज़्यादा अच्छा होता। कम से कम उपाधियों की माला पहनकर वह बेरोजगार तो न टहलता, अपनी खेती का कारोबार ही करता। आज तो वह भी करने में शर्म महसूस होती है, और यदि खेती किसानी का कार्य करने भी लगें तो गांव समाज वाले उलाहना और महना देने लगेंगे कि देखो इतना पढ़ लिख कर भी हल जोत रहा है। शायद गांव के लोगों की दृष्टि में हल जोतना बहुत छोटा कार्य है और इसे अनपढ़ लोग ही करते हैं, लेकिन उसकी समझ में यह आज तक नहीं आया कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा अच्छी तरह से तकनीकी खेती कर सकते हैं और इस प्रकार से देश का विकास भी हो सकता है। फिर इसी खेती किसानी से तो सबका खान पान चलता है और देश की प्रगति भी तो इसी से जुड़ी हुई है। तो फिर कृषि कार्य को इतना क्षुद्र कार्य क्यों माना जा रहा है? शायद लोगों को पैसे की ही प्रभुसत्ता स्वीकार है और नौकरी तथा गुलामी ही स्वीकार है। बहुत आश्चर्य है कि सब कुछ अपने पास होते हुए भी मनुष्य विवशता का मारा हो जाता है। वह अपनी युक्ति और मानसिकता को हर जगह प्रयोग नहीं करना चाहता, इसलिए वह जीवन में बेचारा हो जाता है। शायद अपने अंदर बसे हुए संकोच और झिझक को मनुष्य निकाल नहीं पाता, अथवा झूठा आत्मसम्मान का सेहरा हमेशा अपने सिर बांधे रखना चाहता है। इस उधेड़ बुन को सोचते हुए उसकी रोटी कब जल गई उसे पता ही ना लगा। वह आज काफ़ी निराश है क्योंकि इसकी प्राइवेट नौकरी भी छूट गई थी और जहाँ पर नौकरी कर रहा था वहाँ के साहब लोग भी उसका पूरा हिसाब नहीं करना चाहते थे। उसके पास कुछ ही पैसे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि उन पैसों से उसका गुजारा कब तक होगा। वह घर से बड़े शौक और आदर के साथ नौकरी करने के लिए निकला था। जब से वह नौकरी पर लगा
तभी से घर के ज़्यादातर सदस्य उससे अपेक्षा करने लगे थे कि वह वक्त बेवक्त सहारा जरूर करेगा। अब आज उसकी खुद की हालत ऐसी हो गई है कि उसे खुद ही सहारे की आवश्यकता है। किंतु इतनी विडंबना से युक्त स्थिति है कि आज वह अपनी पीड़ा को किसी से कह भी नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि यदि वह घर में किसी को कहेगा तो सभी उसे ही बुरा कहेंगे और घृणा की दृष्टि से देखेंगे, और घर परिवार में जो थोड़ी बनी बनाई इज्जत है वह भी धराशायी हो जाएगी। वह रोटी बेलता जा रहा है और उसे अपने बाबूजी द्वारा कही गई बातें बार बार याद आ रही हैं। वही बाबूजी थे कि जब उसकी भाभियां अथवा भाई उसे कमाने के लिए उलाहने देते थे तो बाबूजी रोककर उन्हें समझाते थे कि पढ़ लिख रहा है, अच्छा कमाएगा। बाबूजी उसके बचाव में हमेशा रहते थे, लेकिन भाभियां हमेशा ताना देती रहती थी कि यह मोटा खंदुस कुछ नहीं करता और हमेशा खाता रहता है, जबकि उस समय सारी संपत्ति बाबूजी की थी। वह उस समय भी सब सुनकर चुप रहता था। अपनी पढ़ाई से बहुत आशा थी कि वह पढ़ लिख कर सभी के लिए कुछ न कुछ करेगा। वह स्थिति परिस्थिति से बहुत कुछ बेखबर रहता था, क्योंकि उसके बाबूजी हमेशा उसके बचाव में रहते थे और कर्ज काढ़ कर पढ़ाई करवाते थे। वह पढ़ाई कर रहा था तो भी घर का बहुत सारा काम करता था। खेती के कार्य में हमेशा लगा रहता था। सुबह भोर कालीन समय में वह खेती की कटाई करवाता था और शाम को बोझ ढोता था। इतने सबके बावजूद भी ताना और महना मिलते रहते थे, लेकिन उसे कभी भी इसकी फिक्र ना होती। लेकिन आज उसे बहुत फिक्र है। उसकी हालत ऐसी है कि आज वह घर भी नहीं जा सकता, क्योंकि अब उसे घर भी जाना अच्छा नहीं लगता था। घर जाने पर सभी आशा भरी नज़रों से उसे देखते हैं, पर वह शायद किसी की भी आशा को पूर्ण करने में अब असक्षम हो गया है। वह आज हर तरह से विवशता की बेड़ियों में जकड़ चुका है। वो नौकरी खोज रहा है, किंतु प्राइवेट नौकरी में भी मारामारी और बेरोजगारी दिखाई देती है। अब उसमें भी कुछ सोर्स वगैरह चलने लगे हैं। उसके मन में बार बार विचार आ रहा था कि यदि उसे नौकरी नहीं मिली तो वो क्या खाएगा और कैसे रहेगा। यदि सभी उसकी परिस्थितियों को जान गए तो क्या कहेंगे। उसने तो कोई गलती भी नहीं की, फिर उसे ऐसी सजा भगवान क्यों दे रहा है। अपना हिसाब किताब वो लगाने में माहिर था, इसलिए एक बार उसके साहब से झड़प हो गई थी। उसका साहब उसकी आंखों में धूल झोंककर उसके वेतन में कटौती करना चाहता था, जो उसको गवारा नहीं हुआ। वह संपूर्ण हिसाब को साहब के पास रखकर बता देता था और अंत में साहब को उसकी बात माननी पड़ती थी। शायद इसी बात से साहब लोग गुस्से में रहे हों और मौका पाते ही उसे नौकरी से रफा दफा कर दिया। नौकरी से निकालते वक्त साहब निकालने का कोई विशेष कारण भी नहीं बता पाए थे। वह साहब के अंडर में नौकरी जरूर करता था, लेकिन वह साहब से भी ज्यादा पढ़ा लिखा और जानकार था। शायद उसकी जानकारी और पढ़ाई के चलते ही लोग उसकी नौकरी खत्म करना चाहते हों और उसे निकाल कर यह समझ रहे हों कि यह परेशान हो। लेकिन किसी के ऐसा करने से कोई परेशान होगा, यह निश्चित नहीं है। लेकिन ईर्ष्या से युक्त लोगों की मानसिकता क्या नहीं करवाती, यह किसी से छिपा नहीं है। वह अतीत की बातों को भी याद करने लगता है कि शिक्षा ग्रहण करते समय कैसे लोग उसे चिढ़ाते थे। वह सुबह शाम ऊंचे स्वरों में पढ़ता था। इस तरह से उसे पढ़ने की आदत हो गई थी। उस समय वो मनन कम करता था, बल्कि रटता ज़्यादा था। धीरे धीरे उसे मनन करने की प्रवृत्ति भी प्राप्त हो गई। उस समय गांव के लोग भी उसे कहकर के चिढ़ाते थे कि देखो बहुत पढ़ाकू हो गया है, लग रहा है कि कलेक्टर बनेगा। आज तक उसके समझ में यह नहीं आया कि ऐसा लोग क्यों सोचते हैं। जो कलेक्टर ना बने तो क्या वह कभी शिक्षा ही ना ग्रहण करे। निश्चित रूप से इसी मानसिकता से लोग शायद पढ़ाई करते होंगे कि यदि पढ़ो तो नौकरी या अधिकारी का पद प्राप्त करो, वरना पढ़ाई बेकार है। शायद इसी सोच के कारण देश की शिक्षा व्यवस्था लचीली है और स्कूल कॉलेज को कई वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षण संस्थान और निम्न वर्ग के लोगों के लिए उनके जैसा निम्न शिक्षण संस्थान, यानी शिक्षण ग्रहण करने में भी भेदभाव है।
और शिक्षा का संपूर्ण ताना बाना ही नौकरी पेशा से है। उसके दिमाग में बार बार यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि फिर क्यों यह शिक्षा दी जाती है कि मनुष्य को तृष्णा के वशीभूत नहीं होना चाहिए अथवा संसार नाशवान है या शिक्षा से व्यक्तित्व का विकास होता है। उसके समझ में तो यह था कि शिक्षा से मनुष्य की व्यवहारिकता पारदर्शी यथार्थोन्मुख हो जाती है और वह स्वयं को पहचान सकता है, लेकिन अन्य लोगों की दृष्टि में शिक्षा का यह रूप तो है ही नहीं, बल्कि यूँ कहा जाए कि सभी लोगों में शिक्षा प्राप्त करना यानी नौकरी प्राप्त करना है। अब उसकी समझ में आ रहा था कि लोग उसे ताने क्यों मारते हैं। आज उसको लग रहा था कि नैतिकता आदर्श शायद यथार्थ से कोसों दूर हो गए हैं। मनुष्य अपने जीवन को जीने के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है। उसके मन में विचार आ रहे थे कि क्या उसने शिक्षा ग्रहण करके कोई पाप कर लिया है। उससे कम पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिल रही है, वे सभी नौकर बनते जा रहे हैं और एक वही है जिसे कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। अब उसे एहसास हो चुका था कि उसका सिद्धांत और यथार्थपन ही उसके मार्ग में रोड़ा बना हुआ है, लेकिन वह अपने सिद्धांत और यथार्थ को छिपा भी तो नहीं सकता था, क्योंकि शिक्षा में उसे यही व्यवहारिकता में उतारने की बात बताई गई थी। उसका जीवन ऐसे ही हमेशा व्यतीत होता आया है। जिसे संसार सुख कहता है और समझता है, उस सुख की अनुभूति कभी उसे नहीं हुई। जब तक उसके पास पैसा होता है तब तक वह सभी के लिए दिल खोलकर खर्च करता है, पर स्वयं के लिए उसने कभी कुछ ज़्यादा नहीं किया और शायद यही उसकी सबसे बड़ी बुराई थी। लोग जब उसके पास पैसे होते तो हमेशा डटे रहते, लेकिन जब उसके पास पैसे नहीं होते तो सीधे मुंह कोई बात भी नहीं करता। हाय रे संसार के स्वार्थी लोग। वह संसार के सभी लोगों के बारे में सोचे तो अच्छा, लेकिन उसके बारे में शायद कोई नहीं सोचता है। सब व्यापारिक नज़रों से ही उसके बारे में सोचते हैं। उसके बाबूजी के परलोक गमन के पश्चात परिवार में उसकी एक बूढ़ी माँ ही थी जो उसके खान पान और स्वास्थ्य के बारे में हमेशा पूछती रहती है। अन्यथा सभी उसके कारोबार और धंधे के बारे में ही पूछते हैं। आज तो वह अपनी माँ को भी अपनी यथार्थ पीड़ा नहीं बता सकता, क्योंकि माँ बूढ़ी है और उसे दुख होगा। उसने माँ के लिए भी तो कुछ नहीं किया। जब कभी घर जाता है तो माँ के हाथ में कुछ गिने चुने पैसे रख देता है, कभी कभार तो वह भी नहीं दे पाता है। उसे आज समझ में आ रहा था कि वह जिन लोगों पर खर्च करता था वे कितने खुदगर्ज हैं। आज वह स्वयं से ही लज्जित हो रहा था और उसे बार बार अपने बाबूजी की याद आ रही थी। नौकरी के चक्कर में ही वह अपने बूढ़े बाबूजी की सेवा करने के कार्य से वंचित हुआ था। उसे उस समय लगता था कि वह पैसे कमा के अपने बाबूजी का अच्छी तरह से इलाज करा देगा, लेकिन यह सिर्फ एक सोच बन गई थी। घर में भी लोग बूढ़े पिता के बारे में कुछ नहीं सोचते थे। जब उसके बाबूजी बीमार पड़ जाते थे, घर के लोग की दृष्टि में वे उनके भार बन जाते थे। उन्हें यह भी चिंता नहीं थी कि बूढ़े पिताजी जिएंगे या मर जाएंगे। उसके जिस पिता ने सभी को इतने लाड प्यार से पाला पोसा और शादी विवाह किया, वही बच्चे बहू आज खुदगर्ज हो गए हैं। वे औपचारिकता पूरी करने के लिए ही उनका कुछ कहा कर देते थे, वरना उसके पिताजी स्वास्थ्य सही होने पर कपड़े ओढ़ने से लेकर हर चीज़ की हिफाजत स्वयं की करते थे। उसे आज भी याद है कि बाबूजी उसके कपड़े को बड़े ढंग से तय करके रखते थे। उन्हें हमेशा उसकी परवाह रहती थी। कभी अच्छा बुरा होने पर समझाते थे, हमेशा स्वतंत्र जीवन जीने की शिक्षा देते थे। कहते थे कि कभी किसी के सामने मत झुको और हमेशा यथार्थ पथ चुनो। लेकिन आज वही शिक्षा प्रदान करने वाले बाबूजी नहीं हैं। उनके रहने पर घर का द्वार और आंगन चमकता रहता था। वे अपने हाथ से ही झाड़ू लेकर साफ सफाई करते रहते थे। उनके कपड़े तो ऐसे चमकते जैसे प्रतिदिन नया ही पहनते हों। कभी उनके शरीर पर चिट्टा बूंदा भी ना लगा। ऐसा नहीं था कि उसके बाबूजी बहुत अमीर थे, बल्कि स्वच्छ रहना उनकी प्रवृत्ति में था। चाय पीना और अखबार पढ़ना तो उनकी नियमित दिनचर्या थी। अकेले गांव में वही थे जो रूढ़िवादिता और आडंबर का खंडन करते थे।
वरना तो पूरा गांव इस रोग से ग्रसित रहता था। गांव के लोग जब कभी नीम के पेड़ को जल चढ़ाने आते तो बाबूजी देख करके कभी कभी एकांत में हम लोगों से कहते कि देखो, आडंबर करने से ज़्यादा अच्छा है यथार्थ पूर्वक रहना। जब आदमी का दिल ही ना साफ हो और दूसरों के प्रति गंदी भावनाएं भरी रहें तो जल चढ़ाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। उनकी यह बात उसके अंदर ऐसे समा गई कि आज वह उसी दृष्टिकोण को अपनाकर चलता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बाबूजी द्वारा प्रदान किया गया शिक्षा कठिनाई से युक्त है और लोग उसमें साथ भी छोड़ देते हैं। अब उसे समझ में आ रहा था कि यथार्थ को पढ़ना अलग है और उसे व्यवहार में धारण करना अलग। वह कई वर्षों से यथार्थ के बुनियाद पर है, इसलिए हर जगह से उसे ठोकर मिलता है। लेकिन उसके दिल में यह संतोष बना रहता है कि उसने कभी यथार्थ को छोड़ने का प्रयास नहीं किया। बाबूजी द्वारा दिए गए शिक्षा को वह व्यवहारगत निभाना चाहता है, लेकिन दुनिया है कि वह उसे ठोकर पर ठोकर मारती है। कभी कभी उसे लगता है कि उसके कर्म ही तो नहीं खराब हैं, लेकिन फिर अंतर मन की आवाज़ आती है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि कर्म करते रहना चाहिए। गीता में भी तो यही लिखा है। कभी कभी तो उसे लगता है कि दुनिया में जितने भी अच्छे उपदेश या बातें बताई जाती हैं सब कोरी होती हैं। यथार्थ में शायद उन बातों का उल्टा ही होता है, क्योंकि दुनिया के परिवेश को देखने से यह पता चलता है कि जो आदमी जितना कमीना और दुष्ट होता है वही ज़्यादा सफलता भी प्राप्त करता है। शायद यहाँ पर अब अच्छे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आदमी प्रभु सत्ता से युक्त हो और उसके पास लाख बुराइयाँ हो तो भी सभी उसका सम्मान और आदर करते हैं। मसल भी कहा गया है कि लक्ष्मी तेरे ओट में अवगुण छिपे हजार। आज उसे सारी तामील खोखली नजर आ रही थी। रोटी बेलता हुआ वह एक अलग मन के भटकाव में पहुंच जाता है। उसे कई वर्ष हो गए घर से निकले, लेकिन उसका जीवन इतने वर्षों बाद भी बंजारों जैसा रहा है। शायद वह यायावरी हो चुका था। उसने जितने साल नौकरी नहीं की उससे दोगुना उसका जगह परिवर्तन हो चुका था। वह बार बार जीवन के बारे में सोचता। उसे कानून, सरकार सब व्यर्थ में समझ आ रहे थे। उसे लगता था कि जैसे ये सारी चीज़ें फालतू ही बनी हैं, क्योंकि आज तक नियम कानून से कुछ सुधार नहीं दिखाई दिया। शिक्षा व्यवस्था तो शायद पहले से भी लचीली स्थिति में आ गई है। सरकारी नौकरी के लिए उसने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी और अपने कमाई के सारे धन को वह फॉर्म भरने और किताबें खरीदने में खर्च कर देता है, लेकिन कभी भी परिणाम उसके अनुकूल नहीं आता था। वह सोचने पर मजबूर हो जाता था कि लोग कौन सी तैयारी करके सरकारी नौकरी ले लेते हैं, और जो सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं वे बहुत ज़्यादा जानकार होते हैं। यह बड़बोलन के अलावा और कुछ भी नहीं है। उसके पास तो कार्य करने का तरीका भी नहीं होता, फिर भी सरकार ऐसे लोगों को ही मौके प्रदान करती है। उसके मन में बार बार कौंध रहा था कि अगर उसे ज्ञान नहीं है तो प्राइवेट विद्यालयों में बच्चे उसके शिक्षण से खुश कैसे हो जाते हैं और बोर्ड परीक्षाओं में भी उच्च अंक प्राप्त करते हैं। कई विद्यार्थियों ने तो उसी के शिक्षण से टॉप स्थान भी प्राप्त किया, लेकिन उसका चयन आज तक सरकारी में नहीं हो सका। यह उसके लिए बहुत बड़ा अभिशाप लग रहा था। वह सोच रहा था कि काश उसे कोई ऐसा फंडा प्राप्त हो जाए कि उसका चयन हो जाए। कम से कम उसे स्थिरता तो प्राप्त हो जाएगी और घर परिवार वाले खुश होकर सम्मान तो देंगे। लेकिन उसे अब सरकारी नौकरी तो दूर, प्राइवेट नौकरी भी नदारत लग रही थी। उसे लगता था कि अब शायद उसकी क्षमता घटती जा रही है और वह किसी लायक नहीं रहा। उसे स्वयं से ग्लानि और घृणा हो रही थी तथा उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। लग रहा था जैसे उसका प्रारब्ध बहुत कमजोर हो गया है और सभी उससे मुख मोड़ते जा रहे हैं। अब उसके जीवन को कभी भी कुछ भी शायद ना प्राप्त हो। ऐसा सोचता हुआ रोटी बेलकर आंसू पोंछकर भोजन करने इस विचार से बैठा कि अब वह कोई भी फॉर्म नहीं भरेगा और अपने घर वापस चला जाएगा। वह भोजन करके उठा था कि तभी पोस्ट ऑफिस से उसके लिए साक्षात्कार का पत्र आ गया। पहले तो उसने डाकिया से कहा कि सही तरह से नाम पता देख लो, शायद किसी दूसरे का हो।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह उसी का साक्षात्कार पत्र है, लेकिन जब डाकिया ने स्पष्ट कर दिया कि वह उसी का है, तब उसने उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन साक्षात्कार पत्र स्वीकार करने पर भी उसे बहुत खुशी नहीं थी, क्योंकि उसकी मान्यता थी कि यदि सेवा कार्य में लग जाएं तभी समझना चाहिए कि उसे नौकरी मिल गई। फिर भी इस पत्र ने उसका आत्मबल बढ़ा दिया। उसे लगा कि जो भी वह सोच रहा था वह पूर्ण रूप से शायद सही नहीं है। उसके हृदय में फिर से एक आशा के किरण ने जन्म ले लिया। उसका इंटरव्यू कुछ दिन बाद ही था। उसके अंदर इस समय खुशी और गम दोनों एक दूसरे से आंख मिचौले खेल रहे थे। मनुष्य पीड़ा से जब कराह रहा हो और उसे क्षण भर के लिए भी आराम मिल जाए तो वह क्षण भर का भी सुख बहुत आनंददायी होता है। जो परिश्रम करता रहता है और कई बार असफलता प्राप्त करने के बाद सफलता प्राप्त हो तो उसका स्वाद अलौकिक होता है। उसका सपना साकार होने जा रहा था। अब उसे अपने पढ़ने पर पछतावा कम हो रहा था। शायद अब भगवान ने उसकी सुन ली थी। ऊहापोह की स्थिति में वह दिन भी आ गया जब उसका साक्षात्कार हुआ। बहुत तैयारी करके गया और वहाँ पर परीक्षक ने जो प्रश्न पूछे उसे धड़ाधड़ बताता चला गया। सभी परीक्षकों ने उसे खूब शाबाशी दी और उत्साहित करते हुए लगभग उसके चयन के पक्का होने के संकेत दिए। वह बहुत खुश था। अब उसे अपने सारे दुख भूल गए थे। वह अब एक नए शुरुआत के सपने संजोने लगा। सबसे ज़्यादा अंक भी उसी के थे। सभी को लगता था कि इस बार उसका चयन होना सुनिश्चित है। चयन सूची जारी हो गई और उसे चिपका दिया गया। बहुत भीड़ थी। सभी अपने अनुक्रमांक और नाम को पढ़ना चाहते थे। कुछ खुश और उत्साहित थे तो कुछ दुखी और हतोत्साह से युक्त थे। वह भी अपना नाम देखने लगा। उसे लग रहा था कि सूची में नाम देखना तो औपचारिकता मात्र है, सबसे पहले नंबर पर ही उसका नाम होगा। लेकिन जब उसने लिस्ट देखी तो कहीं पर भी उसका नाम नहीं था। वह बार बार देख रहा था। उसे लगा था कि कहीं लिस्ट में नाम डालने की गलती तो नहीं हो गई। वह भागा भागा चयन समिति के क्लर्क के पास गया और बोला कि जो बाहर लिस्ट लगी है शायद उसमें कोई नाम छूट गया है। क्लर्क ने स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी उसके बार बार कहने पर उसने अपनी फाइल में चेक किया, लेकिन वहाँ भी उसका नाम नहीं था। वह अपना सिर पकड़ के बैठ गया। यही आखिरी उम्मीद थी उसके लिए। उसने बहुत कुछ सोचा था, लेकिन हुआ सब उल्टा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि साक्षात्कार तो उसका सबसे अच्छा हुआ, फिर भी चयन सूची में उसका नाम नहीं आया। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे और वह उदास होकर अपने घर चला गया। अब उसे किसी की परवाह नहीं थी। घर जाकर उसने अपने सारे शैक्षिक प्रमाण पत्र जला डाले और उपाधियों की माला से आज़ाद होकर वह दूसरे लोगों के खेतों में मजदूरी का कार्य करने लगा।